तो आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की। अब तक जो हमने किया है एक बार छोटी सी उसकी रिवाइज मैं करवा देता हूँ। अब तक जो हमने किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है एज पर सेक्शन 4। ये आपको सेक्शन याद करना है, मतलब याद ना भी हो तो भी ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स। माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय अंडर एनी लॉ नहीं हो सकता। 50 की मैक्सिमम लिमिट है। कहाँ पे लिखा है? रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014, ठीक है। लेकिन ये रूल 50 की मैक्सिमम लिमिट कुछ प्रोफेशनल्स के ऊपर नहीं लगती। कौन कौन से प्रोफेशनल्स हो गए? जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, सीएस, इनके ऊपर नहीं लगती। हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था टू शेयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मतलब लॉसेस भी होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि देखो प्रॉफिट्स के अंदर नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, कोई चैरिटी वर्क नहीं होना चाहिए। को ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। को ओनरशिप का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ। हम दोनों ने मिलकर एक लैंड परचेज किया, हम दोनों उस चीज़ के ओनर हैं, उसको हमने किसी को रेंट पे दिया, रेंट हम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इसे प्रॉफिट शेयरिंग तो है। एग्रीमेंट भी हमने किया हुआ है, हम दो पर्सन्स भी है, लेकिन दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज ओनली को ओनरशिप। लेकिन मैं ये चीज़ अगर रेगुलर बेसिस पे करता हूँ तो मेरा बिजनेस हो गया, तब इसको हम पार्टनरशिप में फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, मैं आपका प्रिंसिपल, आप मेरे एजेंट, मैं आपका एजेंट, आप मेरे प्रिंसिपल। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पार्टनरशिप और पार्टनर्स सेपरेट होते हैं। अकाउंट्स के व्यू पॉइंट से देखें पार्टनर्स अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही बात होती है। क्या कंपलसरी है पार्टनरशिप डीड होना? देखो पार्टनरशिप डीड वर्ड आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या रिटर्न होना जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिटर्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इट इज़ नॉट कंपलसरी बट इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि अगर डिस्प्यूट्स होंगे तो सेटल करने में हेल्प होगा, और लॉ मतलब कोर्ट में लॉ में हेल्प होता है कि एविडेंस की तरह ये काम आता है, ठीक है। अब तक हमने इतना सीखा था, कुछ हमने राइट्स सीखे थे, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स बताए थे, पार्टनर ये कर सकता है, वो कर सकता है, फालतू चीज़ें सबको पता है, आपको ये चीज़ें कराई हुई थी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी, तो कोई भी दो चीज़ें, तीन चीज़ें आपको याद हो तो आ सकता है। मतलब बहुत निग्लिजिबल चांस है कि एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाएगी। टेस्टेबल है, मतलब टेस्टेबल तो है लेकिन बहुत रेयर चांस है। मतलब इतनी सारी दुनिया में से, इतने सारे सिलेबस में से आपसे यही चीज़ पूछेंगे, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, ठीक है। अगली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड होना। कोई भी लिखेगा नहीं अभी, जब मैं बोलूँगा तब लिखवाऊंगा। डोंट टेक एनी टेंशन कि नोट्स कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब चीज़ें लिखवाऊंगा, पहले अभी समझने पे ध्यान दो, ठीक है। क्यों पार्टनरशिप डीड होना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने चीज़ लिखवा दिया आपको। ये देखो, हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट, एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये वाला पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने करा लिया है। इज इट एसेंशियल, मैंने यहाँ पे भी लिखवा दिया। इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट एसेंशियल। क्या ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपस में झगड़ा हो और तुम्हें पता है एक बंदा है जो ऐसा है, बात अपनी बात पर टिकता ही नहीं है, तो एक पार्टनरशिप डीड कर लो, एक रिटर्न में कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। अगली चीज़, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैंने पार्टनरशिप की और मैं पार्टनरशिप डीड मैंने नहीं की, मतलब मैंने रिटन फॉर्म में मैंने पार्टनरशिप अपनी नहीं की, तो उस केस में अगर लड़ाई होगी, उसके देखो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई किसी ना किसी मैटर को लेके हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर लड़ाई होगी तो पार्टनरशिप एक्ट, हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। वो चीज़ें कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, अगर लड़ाई हुई तो। मैंने बोला एक काम करते हैं, मैंने बोला एक काम करते हैं, हम तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। हम उन्हें एग्री किया ये 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। मतलब अगर लेट से 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो 30,000 इसे मिलेंगे, 20,000 इसे मिलेगा, 10,000 इसे मिलेगा। लेट से 90,000 प्रॉफिट हुआ, सॉरी मैंने ये 90 के हिसाब से मैंने बता दिया, मतलब 3:2:1 अगर मैं इसको बांटूँ तो 30,000 डिवाइड बाई 6 दैट कम्स टू 5। तो 5,000 एक मिनट ज़रा, ये आ गया 5,000, ये बनेगा 5,000, 10,000, 15,000, तो इस रेशियो में बटेगा। तो रेशियो आपको समझ आ गई होगी, मैंने अभी एग्जैक्ट रेशियो के बारे में बताया नहीं है, जस्ट आप ये देखो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, अभी थ्योरी ही चल रही है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली इसमें सोचने का भी कोई मतलब नहीं बनता, जस्ट थिंक लाइक दैट। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ
कि 3-1 में बांटेंगे। उन्होंने रिटर्न नहीं किया, लेकिन बाद में सी को लगा इस बार तो बहुत प्रॉफिट कमाया है, मैं बोलता हूँ एग्रीमेंट कहाँ हुआ है। तो सी गया कोर्ट के पास, सी गया कोर्ट के पास कि जज साहब ये मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, ये मुझे 1/6 हिस्सा दे रहे हैं। ए और बी कहते हैं अरे हमारे बीच में एग्रीमेंट तो हुआ था। कोर्ट कहती है प्रूफ दिखाओ। अब इनके बीच में प्रूफ नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहती है कि अगर तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ और तुम्हारे बीच में लड़ाई हो गई, तो उस केस में एक काम करो, लड़ाई ख़त्म करो, ये आपस में ना सब इक्वल इक्वल बांटेंगे, 1:1:1, लड़ाई ख़त्म। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, क्वेश्चन एक ट्विस्टेड वे में क्या पूछा जा सकता है। ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, इन्होंने कहा हम 4:2:1 की रेशियो में बांटेंगे, इनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई। अब बताओ, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, लेकिन लिखित में रिटर्न में कुछ नहीं किया हुआ। तो बताओ इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 होगी। लेकिन अगर इनके बीच में लड़ाई हो गई तो कोर्ट कहती है एक काम करो, जो आपस में हुई बात गोली मारो, इक्वल इक्वल करो। अब ए तो सबसे ज़्यादा परेशान हो गया होगा कि यार देखो मेरा 3/6 हिस्सा था, मतलब इसका 3/6 था, इसका 1/6 था, इसका 2/6 था, इसका था 1/3, इसका था 1/6, इसका है हाफ शेयर था। तो इसका हाफ शेयर था, इसका 1/3 शेयर हो गया, इसका तो हिस्सा कम हो गया, तो इसको तो गुस्सा आएगा। तो सबसे बढ़िया चीज़, पहली बात तो एग्रीमेंट करना है तो रिटर्न करो, नहीं करना तो देखो ये नुकसान है। क्वेश्चन थ्योरी के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे ए बी सी पार्टनर्स थे, उनके बीच में रेशियो कुछ थी, अब लड़ाई होगी, बताओ किस रेशियो में बांटेंगे। आंसर क्या है, दे विल शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन इक्वल रेशियो, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगली चीज़ आती है, अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आराम से। ए बी सी, ए ने 10 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, बी ने 2 लाख रुपए लगाए थे और सी ने 1 लाख रुपए लगाए थे। ए कहता है मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, इतने ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि मुझे इस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। अगर ये 10 लाख रुपए अगर बैंक में रखता, अगर मैं इस बैंक में एफडी कराता, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता, अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करता, मुझे कुछ ना कुछ मुझे इंटरेस्ट मिलता, मुझे कहीं ना कहीं डिविडेंड मिलता, मुझे कहीं ना कहीं से इनकम मिलती। अभी ये टर्म्स शायद आपके लिए अनक्लियर हो, मैं समझाऊंगा आने वाले चैप्टर्स में, ये चीज़ें सब आएंगी। सिक्योरिटीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आएंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। बेसिकली 10 लाख रुपए इस बंदे ने लगाए, तो ये बंदा कहता है 10 लाख रुपए मैं कहीं और लगाता, मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिलता ना। तो ये 3 पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया है, काम करते हैं, जो जो बंदा जितने जितने पैसे लगाएगा उसको उस पैसों पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बात हो गई। लेकिन जब टाइम आगे बीता तो क्या हुआ, ए और बी कहते हैं यार ये बंदा तो हर बार 8% अपनी 10 लाख पे कमा रहा है, काम करते हैं हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं हमने तो 8% की बात की ही नहीं थी। तो ये दोनों गए कोर्ट के पास, उसने कहा हे जज साहब ये बंदा हर साल अपने कैपिटल पे 8% लेता है, हमारे बीच में तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। ए गया कोर्ट के पास, सर हमारा एग्रीमेंट हुआ था। कहते कहाँ है, कहाँ लिखा है। कहते सर लिखा तो नहीं है, बोला था। कहते बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है, मैंने बोल दिया, बोलने से क्या होता है। तो कोर्ट ये सब चीज़ें नहीं देखती। तो ऐसी लड़ाई बार बार, मैं बार बार ये स्टोरी नहीं बनाऊंगा कोर्ट के पास गए ये हुआ वो, तो एक बार पार्टनरशिप एक्ट में लिख दिया देखो इन इन चीज़ों पे लड़ाई होगी ना तो ये सॉल्यूशन होगा। मैं अब उन सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ और लड़ाई हुई तो क्या काम करो, सब ना इक्वल शेयर कर लो, सब बराबर बराबर बांटोगे। ठीक है, अगर बात हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, मैंने पैसे लगाए, मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने पैसे लगाए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 10 लाख रुपए पे, 20 लाख रुपए पे, जितने भी मैंने पैसे लगाए उस पर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले। तो कुछ नहीं दिया हुआ, एग्रीमेंट कुछ भी हुआ ओरल, अगर कुछ नहीं बोला तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है एक पार्टनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है तो बिजनेस कहता है ये पैसे अगर बिजनेस में लगे होते, अब देखो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, बिजनेस कहता है अगर ये पैसे मैं बैंक को देता ना, बैंक से मुझे इतना इंटरेस्ट मिलता। अरे जब तेरी बारी आती है, बिजनेस समझो मैं बिजनेस हूँ और मैं पार्टनर से बात कर रहा हूँ, जब तेरी बारी आती है तू कहता है कि देखो ये 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में डाले, अगर कहीं और डालता ना, मैं एफडी में डालता, मैं गवर्नमेंट के शेयर खरीद लेता, मैं कुछ कर लेता, मुझे वहाँ से इनकम हो जाती। ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ ना। अगर मैं ये पैसे
तुझ पार्टनर को नहीं देता तो ये पैसे मैं कहीं एफडी में लगा देता, मैं कुछ खरीद लेता, मेरे को इनकम हो जाती। तो पार्टनर कहता है चल कोई बात नहीं, तेरी बात बिल्कुल सही है। तो कहता है कि एक काम करो, जितने में पैसे लेके जाऊंगा ना मैं उस पर आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलता है? पार्टनर को मिलता है, बिजनेस के लिए खर्चा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे मिलता है? बिजनेस को मिलता है, बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए खर्चा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है क्यों? क्योंकि पार्टनर पैसे लगा रहा है, बिजनेस को इस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? ये एक एक्सपेंस हुआ। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके ऊपर डिटेल में एक एक टॉपिक है, तब मैं कराऊंगा। लेकिन आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं ताकि जब मैं आपको वो मेन टॉपिक कराऊं तो आपको थोड़ा आइडिया रहे, जिससे आपको कुछ अनफेमिलियर ना लगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है तो पार्टनर उस पैसों पे इंटरेस्ट पे करेगा। बिजनेस के लिए क्या हुआ? इनकम हो गई। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब चीज़ें लिखवाऊंगा, ठीक है। ये अभी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये जब टॉपिक करेंगे टॉपिक के अंदर ये चीज़ें मैं सारी लिखवाऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम बोलेंगे कुछ नहीं देंगे, मतलब बिजनेस पार्टनर से कुछ भी नहीं लेगा। अगली चीज़ आती है लोन। नहीं, उससे पहले मैं बता देता हूँ सैलरी, कमीशन। ए बी पार्टनर्स हैं। बी कहता है मैं घर बैठूंगा, सारी मैनेजमेंट बिजनेस वगैरह तू देख, बस मैं पैसे लगाऊंगा। बी लगाता है 10 लाख रुपए और ए कुछ भी नहीं लगाता। ए क्या करता है? ए पूरा ऑफिस का सारा काम देखता है। बी को क्या मिलता है? बी कहता है मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, मुझे इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। ए कहता है मैं ऑफिस बैठ के इतना काम करता हूँ, मुझे सैलरी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है उसने। तो अगर सैलरी को लेकर लड़ाई हो, नहीं 10,000 सैलरी की बात नहीं हुई थी, 2,000 रुपये सैलरी की बात हुई थी, कुछ भी मतलब कुछ किसी भी चीज़ को लेके बात हुई थी, अगर लड़ाई हो गई तो उस केस में सैलरी या कमीशन को लेके लड़ाई हुई, उस केस में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट। फिर आता है लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर, एक पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया। अब बताओ उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए पार्टनर को या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में रिटर्न में कुछ नहीं हुआ। रिटर्न में कुछ भी बात नहीं हुई। लेकिन ये बात बोलते हुए ना मुझे शर्म आती है। अरे यार, कोई किसी को लोन दे रहा है और रिटर्न में बात नहीं, ओरली बात होगी, मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ, इस पे ना मुझे इंटरेस्ट दे देना, 10% 12% इंटरेस्ट दे देना। ओरली बात, पहली बात तो इसके बारे में बोलना भी मतलब अजीब ही लगता है। बट स्टिल हम थ्योरी में थोड़ा जा रहे हैं। तो लेट्स से मैं पार्टनर हूँ, मैंने बिजनेस को लोन दिया 1 लाख रुपए का और मैंने बोला इस पे मुझे 10% इंटरेस्ट आप दे देना, ठीक है। और बाद में आके लड़ाई हुई, बिजनेस कहता, मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर कोर्ट के पास गए, कोर्ट को कहते हैं अरे इसने तो लोन हमें ऐसे ही दिया था बिना इंटरेस्ट के। तो बताओ कोर्ट क्या बोलेगी? कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। गलत जवाब। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है और एक पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, पार्टनर बिजनेस को, पूरी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, उस केस में उस लोन पे उसे 6% पर एनम के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं फंसाएगा क्योंकि ये चीज़ें इतनी बार आप करोगे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं। प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला, इक्वल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कुछ नहीं बोला, नहीं देंगे। सैलरी कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर एक पार्टनर लोन देता है तो उस पर 6% पर एनम देंगे। बच्चा क्या करता है मैं बताता हूँ, जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं पढ़ता था, मुझे सिर्फ 6% याद रहता था। लोन बाय पार्टनर 6%, लोन बाय पार्टनर 6%। अब दिक्कत कब आ गई? क्वेश्चन ने ये बोला एक पार्टनर ने 1 अक्टूबर को लोन दिया 1 लाख रुपए का और कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है, बताओ कितना इंटरेस्ट बनता है? मैंने क्या किया, 1 लाख का 6%। अगर सिंपल ये क्वेश्चन होता ना तब मैं दिमाग लगाया था, अच्छा 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, मतलब जितने का भी आप बना सको क्वेश्चन, स्कूल्स में या बोर्ड में जैसे भी बनता है, तो उसमें ये एक छोटा सा पार्ट दे देंगे। और बच्चा क्या गलती करे, अरे लोन, पार्टनर लोन 6% लगा दो, 1 लाख का 6%, 6,000। लेकिन वो भूल जाता है कि लोन 1 अक्टूबर को दिया था, और 1 अक्टूबर को दिया था तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे ईयर का। तो आपको शायद बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये चीज़ क्या है इसके अंदर।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। मैं एक बार इसको लिखवा देता हूँ आपको ताकि ये एक रिकॉर्ड में आ जाए चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो, इफ नो पार्टनरशिप डीड देन, नो पार्टनरशिप डीड के ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट रिटन, नॉट रिटन, मर्जी आपने लिख सकते हो। बार बार मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। आई एम गिविंग 2 मिनट्स, आप इसको कर सकते। आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, इफ नो पार्टनरशिप डीड देन ये चीज़ें होंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सब चीज़ें डाल लो। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी भी आ जाती है, कमीशन भी आ जाती है। नॉट एप्लीकेबल, नहीं मिलेगा। लेकिन लोन गिवन बाय पार्टनर, लेकिन पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम, पर एनम को अगर एक सर्कल में डालना है, एक बॉक्स में डालना है, एक बॉक्स में डाल लो, क्योंकि ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। I'm waiting, please write. तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सब चीज़ें होंगी, इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अंदर आप एक और पॉइंट लिख लो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। जैसे कि एक कंपनी अगर आप बनाते हो तो आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन करानी होती है अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मैं समझाऊंगा जब मेन टॉपिक पे आएंगे। इसी तरीके से अगर आप एक पार्टनरशिप बनाते हो तो आपको रजिस्ट्रार्स ऑफ पार्टनरशिप पे जाके, वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। लेकिन इट इज़ नॉट अ कंपलसरी एक्ट, आपको कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना है। तो 1 मार्क में ये चीज़ पूछी जा सकती है, क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी है? ये भी कंपलसरी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, ठीक है। अगली चीज़ पे आते हैं, देख लो आप तब तक। अगली चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ अगर मेरे पास एक सप्लायर है एक्स और यहाँ पे पार्टनर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 पार्टनर्स हैं। ए बी सी डी कहते हैं कि हमें एक्स से सामान परचेज कर लेना चाहिए। ई और एफ कहते हैं हमें वाई से सामान परचेज कर लेना चाहिए। मतलब सिंपली वाई को मत लाओ, ई और एफ कहते हैं हमें एक्स से सामान परचेज नहीं करना चाहिए। सिंपली 4 लोग कह रहे हैं सामान ले लो, 2 लोग कह रहे हैं सामान मत लो। मतलब कि मेजॉरिटी कह रही है, मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि एक्स से सामान ले लो, तो क्या करना चाहिए? द आंसर शुड बी हमें सामान ले लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। 99% ऑफ द डिसीजंस मेजॉरिटी के बेस पे किए जाते हैं। जैसे कि वन ऑफ दिस डिसीजन, आपको डिसीजंस याद नहीं करने, सिर्फ आपको दो आपको हिंट दूंगा, 2 चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ आपको 2 चीज़ें समझनी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ को लेके लड़ाई हो कि ये काम करना है या नहीं करना, कैसे करेंगे डिसीजन? डिसीजन हम मेजॉरिटी बेसिस पे लेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, लॉ जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कौन सा मेजॉरिटी पे होते हैं, किस में सबकी हाँ चाहिए होती है, किस में ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बट जस्ट एट 12th लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ज़्यादातर डिसीजंस किस पे होते हैं? मेजॉरिटी बेसिस पे। अगर 4 ने बोल दिया, 4 ने बोल दिया लेना है, 2 ने बोल दिया नहीं लेना है, तो नहीं लेंगे। सर एक बात बताओ, अगर 3 ने बोल दिया, 3 ने बोल दिया लेना है, 3 ने बोल दिया नहीं लेना, अब क्या करेंगे? अरे यार मैंने क्या बोला, मेजॉरिटी ये है 50, ये है 50, मेजॉरिटी किसी की भी नहीं है तो नहीं लेंगे। सिंपल, मतलब जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल। रूल क्या है? मेजॉरिटी ने बोल दिया ना तो ले लो, सिंपल। आधा आधा क्या होता है? आधों ने बोल दिया, आधों ने, मेजॉरिटी मेजॉरिटी बन रही है, ले लो, सिंपल। अब एक और केस बताता हूँ।
ए बी सी डी ई, ये 5 बंदे कहते हैं काम करते हैं, ये वाई बंदा है, इस वाई बंदे को ना अपनी फर्म में पार्टनर बना लो। एफ कहता है मुझे नहीं बनाना, ये बंदा बहुत बदमाश है, मुझे इसे नहीं बनाना। तो बताओ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? सब आंसर्स अपने बताएं, खुद सोचें क्या होना चाहिए आंसर। द आंसर इज नो। ये एक एक्सेप्शन है टू द रूल की सारी चीज़ें, मैंने क्या बोला, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस हम कैसे लेते हैं, मेजॉरिटी के बेसिस पे, मतलब ज़्यादातर डिसीजंस हम मेजॉरिटी को देखेंगे, मेजॉरिटी कह रही है तो कर लो। लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन है जिसमें सबकी हाँ चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये वाई पार्टनर बनेगा तो एफ की हिस्सेदारी भी कम होगी, ये बीच में अड़ंगे लाएगा, मैनेजमेंट करेगा, अपनी चीज़ें बताएगा, या अपने मतलब बात यह है एक बंदा और आने से कंट्रोल कम हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल कम हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग आपस में पार्टनर्स की कम हो जाएगी। तो ये चीज़ को रोकने के लिए एक रूल बनाया है पार्टनरशिप एक्ट में कि अगर किसी बंदे को एडमिट करना है एक पार्टनरशिप में, उस केस में हमें सबकी हाँ चाहिए, सबकी हाँ चाहिए, मतलब सबकी हाँ चाहिए, यूनानिमस कंसेंट चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी डिसीजंस मेजॉरिटी पे होंगे, मतलब ज़्यादातर डिसीजन मेजॉरिटी बंदे कह रहे हैं तो भाई कर लो। लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि आपको याद करना है कि जिसमें सबकी हाँ हो तो ही वो बंदा पार्टनर बन सकता है। और कोई भी चीज़ हो, सामान लेना है, इस बंदे को सामान बेचे ना बेचे, क्या इतना डिस्काउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ें मेजॉरिटी बेसिस पे होंगी। लेकिन एक ऐसा डिसीजन है जिसपे सबकी हाँ चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से फंसा सकता है, एक पार्टनरशिप थी 24 लोगों की, 23 बंदों ने बोला एक बंदे को एडमिट कर लो। आप देखोगे मेजॉरिटी है हाँ कर दो, लेकिन आंसर इज नो, क्योंकि एडमिशन एक ऐसा एक्सेप्शन है इस रूल का कि एडमिशन के टाइम पे सबकी हाँ चाहिए। 24 बंदे हैं, 13 बंदे कहते हैं इस बंदे से सामान ले लो, बिल्कुल लेना ना चाहिए, मेजॉरिटी बंदे कह रहे हैं ले लो, सिंपल एज दैट। तो ये भी आप चीज़ एक लिख लो। ऑल डिसीजंस ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी, ये पॉइंट लिख लो। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी एक्सेप्ट, सारे डिसीजंस हम मेजॉरिटी बेसिस पे लेंगे। मैंने वैसे मेजर डिसीजंस बोला है, लेकिन आप ऑल भी लिख सकते हो क्योंकि ऐसे लॉ नहीं पढ़ रहे कि मैं और आपको केसेस बताऊं, यही दो आपके सिलेबस में है। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी, सारे डिसीजंस मेजॉरिटी पर देखेंगे एक्सेप्ट कौन सा, एक एडमिशन, एक्सेप्ट एडमिशन विच रिक्वायर्स यूनानिमस कंसेंट। ये वर्ड एक अगर आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर दो तो बहुत बेटर रहेगा, ये वर्ड यूज़ करोगे जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप ये भी लिख लो ना विच रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ये भी सही है, लेकिन देखो ना जितना आप अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और अपनी आपकी एक खुद की पर्सनैलिटी बनती है, दैट यू हैव अ गुड वर्ड्स। मतलब टूटी फूटी इंग्लिश तो कोई भी बोल देता है, अच्छी खासी इंग्लिश भी कोई बोलता है, लेकिन अच्छी वोकैबुलरी के साथ बोलना। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको इंग्लिश यहाँ सिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ वोकैबुलरी, क्योंकि कॉमर्स में हम हैं एंड कॉमर्स में जब तक हमें कॉमर्स वाले कुछ एक्स्ट्रा टर्म, दिस इज नॉट अ कॉमर्स टर्म टू बी प्रिसाइज, बट हाँ कुछ टर्म्स आपको आने चाहिए ताकि हाँ यू हैव समथिंग यूनिक। अगर उसको भी वैसे इंग्लिश आती है, आपको भी वैसे इंग्लिश आती है, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट हिम फ्रॉम यू, मतलब हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम हिम, आप कैसे अलग हो दूसरे बंदे से। एट लास्ट मैटर करता है कि आप कितना अपने आप में चेंज लाना चाहते हो। आप डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव करोगे, बहुत बेटर रहेगा, रैदर देन कि जस्ट बैठे रहो, वो भी वैसा वो आप भी वैसे। आप सब 12th कर रहे हो, आप सब 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे, सब ये करोगे वो करोगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि बहुत एक्सीड कर जाएंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे लाइफ में, और कुछ लोग होंगे जो जहाँ थे वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। क्यों? द रीज़न इज़ दिस ओनली। और उस चेंज को लाने के लिए आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक टर्म बताया यूनानिमस, अब ये मतलब अरे इतनी सारी टर्म्स आ जाएंगी कैसे याद करें, नहीं है इतनी सारी टर्म्स, कुछ 10 15 20 25, अगर पूरे साल में 365 दिन में अगर आप 100 टर्म याद नहीं कर सकते, मतलब हर 3 दिन में एक टर्म आपको बोलूँ, देखो 3 दिन हो गए एक ये टर्म याद कर लो, 3 दिन हो गए ये टर्म, अरे इतना भी नहीं कर सकते ना, मैं कहूँगा यार फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे पढ़ने लिखने का। which requires unanimous consent. All decisions are majority basis except admission which requires unanimous consent. और unanimous के नीचे लिख दो सब पार्टनर्स की कंसेंट, जिससे आपको एक याद रहे कि हाँ इसका क्या मतलब है। यूनानिमस वर्ड अपनी लाइफ में लाना, देखो हाँ कि वी यूनानिमसली एग्री टू दिस, तो इस तरीके से करोगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, एज फार ऐसा इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। आगे क्या दिया हुआ है, वही चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको बताया। शेयर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन
इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब पार्टनर ने एडवांस दिया है कुछ या पार्टनर ने लोन दिया, एक ही बात है, उस पर 6% पर एनम मिलेगा। रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। एडमिशन सबकी हाँ चाहिए, यूनानिमस कंसेप्ट, यूनानिमस कंसेंट चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ अभी कोई लिखेगा नहीं, अगली चीज़ अभी कोई लिखेगा नहीं, ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। द पार्ट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। अगर एग्री देखो, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट का मतलब बताता हूँ। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट का मतलब है अगर एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट की बात मानो, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ ना तो इन 2 पॉइंट्स की बात मानो। एग्रीमेंट हुआ है तो कुछ कोई बात नहीं, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ ना तो इसकी बात करो। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऊपर रहेगा, एग्रीमेंट के बाद ये बात की बात मानो, सिंपल एज दैट, ठीक है। If a partner carries on a business that is similar to that of the firm in competition with the firm and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. Let's say मैंने एक बिजनेस को ज्वाइन किया, एक मैंने लेट्स से मैंने एक मोबाइल कंपनी ज्वाइन की, मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर, एक पार्टनरशिप मैंने, मोबाइल वाली ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लास बनाता हूँ, लेट से मैं ये टाइप के ये स्टील ग्लासेस बनाता हूँ, इसका डिज़ाइन मैंने पेटेंट कराया हुआ है, ये सब चीज़ें कराई हुई हैं। एंड उस केस में मैंने पार्टनरशिप की हुई है, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो मैंने क्या किया, एक तो मैं पार्टनरशिप में ये चीज़ें बनाता हूँ, और एक मैंने क्या किया, मैंने खुद का अपना पर्सनल बिजनेस भी खोल लिया जिसमें मैं यही सेम स्टील ग्लास बनाता हूँ। तो उस केस में अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ और मैं ये चीज़ें बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसको बेचने वाला जो मेरा पर्सनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी बिजनेस का होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेट्स से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने बहुत सारे टीचर्स को हायर किया हुआ है। अब एक टीचर वहाँ के, जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए, मैंने अकाउंट्स के नोट्स बनवाए हुए हैं, अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए हैं, बिजनेस के नोट्स बनाए हैं, टैक्स के नोट्स बनाए हैं, कॉस्टिंग के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इन सब के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। मैंने कहा ये सारे सब्जेक्ट्स मैं तो नहीं पढ़ा सकता, बट मैंने क्या किया, मैंने टीचर हायर किया, उसे अपने नोट्स दिखाए, देखो ये नोट्स हैं, इन नोट्स से आपको पढ़ाना है। उसने कहा ठीक है मैं एग्री करता हूँ। अब वो मेरे यहाँ आके लेट से वो पढ़ा रहा है, और अगर वो नोट से खुद का कोचिंग सेंटर खोल लिया, खुद का अपना पर्सनल ट्यूशन उसने स्टार्ट कर दी, तो उस केस में आई कैन से कि जितना प्रॉफिट वहाँ कमाएगा वो प्रॉफिट मेरा भी होगा, क्योंकि सारी नॉलेज मैंने उसे दी, सारी एक्सपर्टीज़ मैंने उसे बताया कैसे बात करनी है, कैसे पढ़ाना है, कैसे इंटरैक्टिव रखना है, मैंने सब चीज़ें सिखाई, और वो उसी चीज़ का यूज़ करके खुद का काम कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। अल्टीमेटली मेरा कंपटीशन बढ़ा रहा है ना वो चीज़। तो उस केस में मेरा राइट है कि अगर देखो एग्रीमेंट हुआ है कि देखो भाई तू घर बैठ के अपनी कोचिंग पढ़ा सकता है, यहाँ पे भी पढ़ा सकता है, एग्रीमेंट हुआ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में क्या होगा, ये बंदा जाके वो काम करेगा, तो उस केस में वहां पे जितना कमाएगा वो सारा इस फर्म का प्रॉफिट माना जाएगा। अगली चीज, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। ठीक है। For example, a partner gets commission from the buyer of a goods sold by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. एक बार फिर से पढ़ते हैं इस चीज को। A partner gets commission from the buyer of goods on goods sold by the firm. जैसे कि मैं एक बायर हूँ और मुझे अच्छे गुड्स चाहिए, मैंने बोला यार मैंने बोला XYZ में कोई पार्टनर था, तो मैंने उस बंदे को बोला यार मेरे को ना कुछ गुड्स चाहिए, मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए बढ़िया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो ये मोबाइल फ़ोन मेरी रिकमेंडेशन से ले लो, और मैंने बोला कि मोबाइल फ़ोन को ना 200-300 रुपये दोगे, मैं आपको और इसके साथ एडिशनल चीज़ें दिलवा दूंगा। तो उसने मुझे 200-300 रुपये दिए, मतलब मैंने उसे 200-300 रुपये दिए, और उस बंदे ने क्या किया, मुझे फ़ोन दिलवा दिया। अब वो 200-300 रुपये कमीशन कैसे कमाया, बिजनेस के रिसोर्सेज यूज़ करके। या तो अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आई, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस है, ऑफिस में 4-5 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने क्या किया, अपना खुद का, लेट से मेरा खुद का स्टार्टअप है और मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैंने अपने स्टार्टअप के लिए जो मुझे प्रिंट करने होते हैं, मैंने ऑफिस का प्रिंटर यूज़ किया, अपने स्टार्टअप में यूज़ कर, और मेरा स्टार्टअप आज ग्रो कर रहा है। तो जितना प्रॉफिट मैं वहाँ से कमा रहा हूँ ना, वो प्रॉफिट भी मुझे फर्म को देना पड़ेगा। या इससे भी और इजी एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं एक एग्जांपल और सोचता हूँ, इसमें और एग्जांपल कौन सा बैठ सकता है सही। लेट्स से इसमें लेट्स से एक बिल्डिंग है
फर्म की बिल्डिंग है, फर्म ने बोला कि एक काम करो, इस बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं रेंट पे चढ़वा दूंगा। फर्म ने बोला 30,000 रुपीज़ में रेंट को चढ़वाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जिस पर्सन को रेंट पे दिया, वो बंदा कहता मुझे रेंट पे चाहिए, रेंट पे चाहिए, रेंट पे चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुझे रेंट पे 30,000 में दिलवा दूंगा ये चीज़, बदले में तू मुझे 5,000 रुपये कमीशन दे दियो। ये जो 5,000 रुपये कमीशन है, ये 5,000 रुपये फर्म की इनकम होगी। ये 2 पॉइंट्स बहुत ही निग्लिजिबल पॉइंट्स हैं। आज तक कभी सीबीएसई ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा और आगे भी नहीं पूछने की उम्मीद है। कुछ और प्रोविजन ये मैं नहीं लिख पाऊंगा ऊपर वाली चीज़ें, अगर आपको अपने रजिस्टर में लिखना है तो आप लिख सकते हो पेज 2.4 लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। आप सिर्फ ये लिख दो पेज 2.4 लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स और ब्रैकेट में लिख सकते हो रीड इट योरसेल्फ। ये लिखने वाला कंटेंट नहीं है जो मैं आपको लिख रहा हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अब सीबीएसई का इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये वाला क्वेश्चन है। सीबीएसई का बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनकी रेशियो 1:1:1 कुछ भी रेशियो है समझ लो। डी एक माइनर है, 16 साल का लड़का है लेकिन बहुत टैलेंटेड लड़का है। तो ए बी सी कहते हैं काम करते हैं, इसको भी अपनी फर्म में ना पार्टनर बना लेते हैं। लेकिन ए ने 12th में अच्छा पढ़ा हुआ था, तो उसने बोला देखो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर के अंदर एक पार्टनर माइनर नहीं हो सकता। बी और सी कहते हैं अच्छा तूने सिर्फ 12th की लॉ पढ़ी है, 12th के बाद की लॉ नहीं पढ़ी है, तूने 12th तूने ढंग से नहीं पढ़ी। क्योंकि अभी जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो चीज़, जनरल रूल होता है कि एक पार्टनर एडमिट हो सकता है, जनरल रूल होता है कि एक पार्टनर एडमिट हो सकता है लेकिन वो पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का एक एक्सेप्शन है, अगर तुम उस पार्टनर को ला रहे हो, उस माइनर को ला रहे हो, लेकिन उस माइनर को ये बोलो देखो प्रॉफिट तुझे देंगे लेकिन लॉस अगर हुआ, लॉस तुझे नहीं देंगे। बेसिकली इसके लिए आपको ना थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, सिंपल सा हल्का सा आपको आइडिया दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि देखो बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। कुछ फायदा हो रहा है ना बच्चे को दे दो, लेकिन कुछ नुकसान हो रहा है ना बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगर मैं एक बच्चा हूँ और मैंने ना एक लेट से मैं 15 साल का हूँ और मैंने एक अंकल के पास गया और मैंने बोला देखो अंकल ये आप ना मुझसे मेरी साइकिल खरीद लो 10,000 रुपये में। अंकल कहते हैं ठीक है, और साइकिल मान लो एक्चुअली में है 20,000 रुपीज़ की। अंकल कहते हैं ठीक है। मैंने अंकल से लिए 10,000 रुपये, अंकल को दी अपनी साइकिल। और जाके मेरी मम्मी आई, कहते अरे ये क्या कर दिया तूने, अपनी साइकिल इतनी सस्ते में बेच दी। तो उस केस में अगर कोर्ट में मैटर जाएगा, अगर रिटर्न में भी हो, अगर मैंने रिटर्न में भी अंकल के साथ एग्रीमेंट किया होगा, तो भी कोर्ट कहेगी एक काम करो वापस 10,000 रुपये दो और वापस इसकी साइकिल करो। लेकिन अगर वो 10,000 की मान लो 20,000 की साइकिल अगर मैंने अंकल को 40,000 में बेच दी ना, धोखा करके भी, तो उस केस में कोर्ट कहेगा अच्छा इसने तो कमाया है ना, एक काम करो 40,000 तू रख ले। मतलब बच्चे के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर एक छोटा बच्चा बैंक के पास जाता है और लोन लेता है तो बैंक उसे लोन दे देगा, लेकिन अगर वो बैंक के पैसे वापस नहीं लौटाता तो उस केस में बैंक कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज नहीं, बच्चे के साथ बुरा नहीं होना चाहिए बस। तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन से कि देखो अगर एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पहली बात तो माइनर नहीं हो सकता, लेकिन माइनर को अगर करना है ना, तुम्हारा मन ही अरे यार ये होता है ना, ये ना जैसे होता है बाबा जी ने बोला है, कोई टोटका किया है, जो गुरु जी है, मेरे ना गुरु जी ने बोला है एक ना छोटा बच्चा भी होना चाहिए जो अपना पार्टनर होना चाहिए, जिससे क्या होगा बिजनेस में ना बहुत प्रॉफिट होगा। मतलब कुछ भी लेके, मतलब किसी भी रीजन से हमें एक माइनर एडमिट करना है, लेकिन एक माइनर को पहली बात एडमिट करना अलाउड नहीं है, लेकिन अलाउड करना है तो एक आपको बात माननी पड़ेगी, सिर्फ उसे बेनिफिट के लिए रखना पड़ेगा। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, सिर्फ उससे प्रॉफिट शेयर होंगे, लॉस वो शेयर नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये भी मैं लिखवा दूंगा पॉइंट। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ। ए बी सी डी 4 अच्छे दोस्त हैं, ये है मेजर, ये है 19 साल के और ये है 16 साल का। कहता है भाई तेरे में तो बहुत स्किल है, काम करते हैं मिलके ना पार्टनरशिप बनाते हैं। बताओ ये चारों मिलके पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। द रूल इज सिंपल, एक माइनर पार्टनरशिप बना नहीं सकता, लेकिन एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, अगर एक पार्टनरशिप पहले से चल रही है, उस पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता। सिंपल रूल है, और ये बोर्ड्स में बार बार क्वेश्चन आया है। बोर्ड वाले क्या पूछते हैं, कैन अ माइनर फॉर्म अ पार्टनरशिप? आंसर इज नो। कैन अ माइनर बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप? यस, बट ओनली फॉर बेनिफिट। तो इस तरीके से ये फंसाने वाली चीज होगी। अब आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि एडमिशन की बात हो रही है या फॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर एक पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनर माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर
लेकिन अगर क्या बात हो रही है, अगर पहले से पार्टनरशिप बनी हुई है, उसमें एडमिशन की बात हो रही है, तो हो सकता है सब्जेक्ट टू समथिंग, सब्जेक्ट टू क्या, सब्जेक्ट टू बेनिफिट, सिर्फ उस बंदे को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप सब लिख लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। अ माइनर मे बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप, आगे लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो ओनली फॉर बेनिफिट, ओनली फॉर बेनिफिट। अ माइनर मे बी, मे क्यों बोला है, क्योंकि जब बेनिफिट होगा तभी सिर्फ वो होगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस तुम देखो, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट मेरा है, सिंपल एज दैट। अ माइनर मे बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप बट, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ओनली फॉर बेनिफिट। बेनिफिट का अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा, बेनिफिट एक्चुअली लीगल टर्म है, मतलब इस सेंस में यहाँ पे, मतलब वैसे तो बेनिफिट एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है, लेकिन जो लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा हुआ है बेनिफिट, और लॉ ने एक्सप्लेन किया बेनिफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो सकता है या और कोई भी बेनिफिट हो सकता है, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 12th लेवल के हम ये मानेंगे कि बेनिफिट का मतलब होता है प्रॉफिट्स। ठीक है, बट माइनर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, एक माइनर एडमिट तो हो सकता है लेकिन एक माइनर पार्टनरशिप बना नहीं सकता, सिंपल। ठीक है, इतना पॉइंट आप सबने लिख लिए होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखवा दिया वैसे पॉइंट। ठीक है, अगली चीज़ आती है, a person may be admitted as a partner either with the consent of all existing partners or in accordance with the agreement among other partners। ठीक है, मैंने लेट्स से मैंने आपको बताया कि पार्टनर अगर एडमिट करना है सबकी हाँ चाहिए, लेकिन मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखा है, मतलब हम सब ने एग्री किया, एक काम करो कोई नया आएगा जाएगा ना भाई, देखो हम मान लो 50 पार्टनर, हम मान लो 40 पार्टनर, और मैंने कहा यार देखो एक आधा पार्टनर अगर बढ़िया पार्टनर लाना हो ना, तुम देख लेना, बार बार मुझे बुलाना, मीटिंग करवाना, हाँ इसको पार्टनर को लेना है नहीं लेना, यार मुझे सरदर्दी नहीं होती, एक काम करो मुझसे ना एग्रीमेंट लिख, मेरी हाँ ही लिख लो तुम हमेशा के लिए, तो एक काम, तो ऐसे एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर एग्रीमेंट है तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 10 बंदों ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि काम करो, कुछ भी नए पार्टनर की बात हो ना तुम आपस में ही देख लेना, तो उस केस में क्या होगा, उन सबके देखेंगे। एग्रीमेंट सबसे बड़ा है, अरे मैं कुछ करना चाहता हूं, मैंने बोला पार्टनर, मैंने बोला जिस पार्टनर को लाना है लाओ, दूसरे बंदे ने भी बोला ठीक है भाई, तो यार हम दोनों आपस में राजी हैं, तो काजी क्या करेगा, जब मियाँ बीवी जब मियाँ जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो बात सारी है, अगर आपस में एग्रीमेंट है ही तो लड़ाई किस बात की, क्योंकि देखो ये लॉ क्यों बना है, लॉ बेसिकली इसलिए बनता है कि जब लड़ाई हो तो क्या करना है, अगर आपस में एग्रीमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, तो लॉ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मैंने करवा ही दिया, एग्रीमेंट वाली बात लिखने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की बात ये है, सबसे बड़ा एग्रीमेंट है रिटर्न वाला, और अगर रिटर्न नहीं है तो भाई साहब इन सब की बात मानो, इन सब की बात मतलब क्या, प्रॉफिट इक्वल बांट लो, सैलरी मत दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, लोन है तो 6% दो। मान लो मैंने एग्रीमेंट रिटर्न में किया हुआ है, एक और क्वेश्चन लेट्स से, हाँ मेरे माइंड में आ गया एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, एक पार्टनर ने लोन दिया और उस लोन पे उसे 4% पर एनम की रिटर्न में बात हो गई है, रिटर्न में बोल दिया मुझे तो 4% चाहिए, मुझे 6% नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में जाके क्या हुआ, ये बंदा कहता कि अगर कुछ नहीं बोला होता ये तो 6% मिल सकता था, मैं तो पागल बन गया, तो एक कोर्ट के पास गया और कहता हे जज साहब मेरे साथ चीटिंग हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे पता नहीं था कि अगर कुछ नहीं बोला तो 6% मिलता है, मैं तो पागल बन गया, मैंने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया, तो बताओ कोर्ट इसमें क्या कहेगी, कोर्ट कहेगी देखो तुमने एग्रीमेंट कर लिया, तुमने अपनी मर्जी से किया है, यू हैव टू अवॉइड बाय दैट। तो उस केस में चाहे कम की बात हो चाहे ज़्यादा की बात हो, अगर रिटर्न है ना तो रिटर्न से ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ये आपको बात समझनी पड़ती। लॉज वगैरह तभी काम आते हैं जब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, जब आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है तो रिटर्न में क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगली चीज़ आती है, इफ़ अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन एग्रीमेंट विद अगर पार्टनर। बिल्कुल सिंपल चीज़ बोली है कि एक पार्टनर को अगर रिटायर होना है वो रिटायर उससे प्रॉपर नोटिस देगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये पॉइंट समझने की भी जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट अभी के लिए छोड़ देंगे, क्यों,
क्योंकि ये पॉइंट आपका जब हम लास्ट चैप्टर करेंगे ना इस बुक का डिसोल्यूशन, उसके अंदर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तब मैं आपको समझाऊंगा इस पॉइंट का क्या रेलेवेंस है, और मैं याद कराऊंगा। याद है सेकंड क्लास में हमने ये चीज़ की थी और ये पॉइंट हमने काटा था, तब आपको ध्यान आएगा, क्योंकि अभी बता भी दूंगा ना आपके माइंड में रहेगी ही नहीं है बात, ठीक है। और वहां पर रेलेवेंट है, वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब तक जितना किया, आई डोंट थिंक सो कोई डाउट किसी को होना चाहिए, बट स्टिल अगर कोई डाउट है देन यू कैन लाइक मैसेज मी आफ्टर दिस लेक्चर। इसके बाद हम कुछ इलस्ट्रेशन एक बार देख लेते क्या दिया हुआ, बहुत सिंपल सिंपल दिए हुए हैं। ये इलस्ट्रेशन आप घर पे ट्राई कर सकते हो, आपको पूरे तरीके से आ गया। मैंने सारे केसेस घुमा फिरा के, एडमिट, ये वो, चैरिटेबल, ये वो, मतलब मैंने सारी चीज़ें दुनिया की बता दी हैं। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पार्टनर कहते हैं हम इक्वल करेंगे, वो कहते हैं हम इस रेशियो में बांटेंगे, उस रेशियो, अरे भाई लड़ाई हो रही है ना यार, इक्वल बांट लो, सिंपल। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से बांट लो, ठीक है ना, सिंपल। मैं ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं करा रहा कि ये बोलता है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिलेगी, कहता मुझे कमीशन मिलनी चाहिए, कहता नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन नहीं मिलेगा, पार्टनर सबकी, कहते दो बंदे कह रहे हैं, चार बंदे कह रहे हैं, अरे यार सब करा दिया मैंने। ये सब पढ़ोगे ना आपको इजीली, अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, चाहे बैक क्वेश्चन उठा लो, चाहे यहाँ के इलिस्ट्रेशन उठा लो। इलिस्ट्रेशन कराना मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि हाँ यार मैं पहले से अपने प्रिपेयर होके आया हूँ और वही चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, तो एज सच मुझे उसका सेंस नहीं बनता कराने का। इलस्ट्रेशंस आप अपने घर पे ट्राई करेंगे, इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रोवाइडेड विद सब्जेक्ट टू कि आप बिना आंसर्स देखे करें, ठीक है। तो दैट्स द करेक्ट वे कि आप विद सब्जेक्ट टू, जैसे हमने एक टर्म पढ़ा विद अंडर सब विद सब्जेक्ट टू, ये वाला टर्म, तो इस तरीके से आप यूज़ करना सीखो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अगली चीज़ होती है चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई और चीज़। हाँ, एक पॉइंट आपको बताना भूल गया। एक पार्टनर ने क्या किया, चिप के फर्म से 1 लाख रुपए ले लिए, और इस 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए पे इसने 10,000 रुपये कमा लिए। बाद में जाके फर्म को कहता कि देखो ये लो अपने 1 लाख रुपए वापस। फर्म कहती है नहीं, तूने 1 लाख रुपए से जो कमाया है ना वो भी मेरा है। अगर पार्टनर फर्म के पैसे यूज करके कुछ कमाता है तो उससे कमाई हुई चीज वो भी फर्म की हो जाती है। अच्छा, दूसरा केस, पार्टनर ने फर्म से 1 लाख रुपए लिए और 1 लाख रुपए 80,000 रुपये बना दिए, मतलब कि 20,000 का लॉस हो गया। ये फर्म को कहता है देखो मैंने 1 लाख रुपए आपके 80,000 बना दिए, ये लो अपने 80,000 वापस। फर्म कहता है मैंने बोला था पैसे लेने के लिए, मैंने बोला था पैसे लेने के लिए, नहीं बोला था ना, ला मेरे 1 लाख रुपए वापस कर, मैंने तो नहीं बोला था पैसे लेने के लिए। आप देख रहे हो किस तरीके से लॉ बना है। इट्स जस्ट दैट कि अगर तुम फायदा कमा रहे हो तो फायदा तुम्हें देना है, लेकिन अगर तुम्हें लॉस हो रहा है ना तो तुम्हें वो लॉस नहीं देना। तो किसने बोला था लेने के लिए, किसने बोला था लेने के लिए, चल वापस कर पूरे पैसे, प्रॉफिट हो गया, अरे बहुत अच्छा किया तूने, चल प्रॉफिट भी वापस दे, हमारे पैसे से कमाया है ना, दे हमारे पैसे वापस। तो ये एक लॉ लिखा हुआ है, ये आप एक लाइन लिख सकते हो। मैं पहले आपको पढ़वा देता हूँ लीगली लिखा क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लिख सकते हो। इफ अ पार्टनर यूजेस फर्म्स मनी एंड मेक प्रॉफिट, he or she have to refund principal amount plus profit, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना, प्रॉफिट भी देना। इफ लॉस इट इज बॉन्ड बाय दैट पार्टनर, अगर लॉस हुआ वो लॉस भैया पार्टनर का है, एंड रिफंड द प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल, आप ये पॉइंट लिख लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसी लैंग्वेज ही लिखनी है। नोट्स वो बनाओ जो आपको समझ आए, ना कि मुझे समझ आए। आप बुक नहीं बना रहे, आप नोट्स बना रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं।
तो अब सबको समझ आ गया होगा कि अगर मैं पार्टनर हूँ, मैंने अगर बिजनेस से पैसे लिए हैं, उससे अगर मैं कुछ कमाऊँगा, अगर उससे मैं कुछ कमाऊँगा वो भी दूंगा, जितना कमाया वो भी दूंगा, लेकिन मैंने बिजनेस का पैसा यूज़ किया, मुझे लॉस हुआ, वो लॉस मेरा है, और जितने पैसे लिए थे वो पूरे पैसे मुझे वापस देने होंगे। एज सिंपल एज दैट। अगली चीज़ हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा अब हम मेन चैप्टर में आ रहे हैं। अब तक जो भी हमने किया थोड़ा बहुत टाइम पास टाइप था, सिंपल था, इजी था, लेकिन अब कुछ हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज़ जो हम करने वाले हैं, इससे आपका पूरा आगे पार्टनरशिप का बेस बनने वाला है। तो अब तक अगर ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान देने का बेस्ट टाइम आ गया, बिकॉज ये चीज़ आपकी काम आएगी पूरे चैप्टर्स में। अगर आपको ये चीज़ नहीं आई तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है चार्ज और एक होती है एप्रोप्रिएशन। समझने के लिए, चार्ज, चार्ज का मतलब होता है काटना, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। आई नो इतनी मेरी हिंदी राइटिंग सही नहीं है, बट स्टिल चलो। चार्ज का मतलब होता है काटना, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। लेट से आपके फादर हैं और वो बिजनेस करते हैं, और उनके वहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वो सैलरी देते हैं। क्या आप ऐसा बोलोगे कि उनको सैलरी देने से आपका प्रॉफिट कटता है या आपका प्रॉफिट बढ़ता है? ऑब्वियसली मैनेजर्स को सैलरी दे रहे हो, वो क्या चीज़ है, उससे प्रॉफिट आपका कटता है। आपके फादर ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, क्या उससे आपका प्रॉफिट कटता है या बढ़ता है? कटता है। आपके फादर ने क्या किया, उस प्रॉफिट में से थोड़ा पार्ट अपने घर ले गए। वो प्रॉफिट काटना बोलूँगा या वो प्रॉफिट बांटना बोलूँगा? वो प्रॉफिट तो आपके पास बट के आ गया ना, थोड़ा इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, इतना पार्ट घर पे ले आए, वो क्या किए, प्रॉफिट को बांट दिया है। आप समझे काटना और बांटना में क्या फ़र्क है? काटना का मतलब वो चीज़ खर्चा है। अगर छोटे मतलब अगर एक कहना चाहूँ अगर कुछ टर्म्स में, काटना का मतलब, चार्ज का मतलब होता है कोई एक्सपेंस जो कि मतलब होना ही होना है। लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। इस बंदे को बात हुई थी 10,000 रुपये सैलरी देने की। इस बंदे को जब हम 10,000 रुपये सैलरी देंगे, या फिर एक एक्स नाम का एम्प्लॉई है, एक्स नाम का एम्प्लॉई है, इसको भी बात हुई थी 10,000 रुपये सैलरी देने की। इसको जब मैं 10,000 रुपये सैलरी दूंगा ना, मैं मतलब ये 3 पार्टनर जब इस 10,000 रुपये को देंगे ना, पार्टनर्स अंदर से दुखी होंगे, यार 10,000 रुपये मेरे लॉस हो गया, 10,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट कट गया, मेरा कट गया, सिंपल, ठीक है ना, मेरे 10,000 रुपये मेरे कट गए पैसे, सिंपल। लेकिन जब 10,000 रुपये इसी पार्टनर को देंगे ना, पार्टनर कहेगा अरे ये तो मेरा ही प्रॉफिट है, मुझे ही मिल रहा है, तो इसे हम काटना नहीं कहेंगे, इसे हम बांटना कहेंगे। सिंपल एज दैट। अगर फिर भी चीज़ नहीं समझ आई, सिंपल सी चीज़, पार्टनर को कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, मैं सब चीज़ें लिखवाऊंगा, जस्ट लिखने पे ध्यान मत दो, अभी समझने पे ध्यान दो। पार्टनर को कुछ भी दो, पार्टनर को कुछ भी दो, सिर्फ 2 चीज़ें छोड़ के, अभी बाद में बताऊंगा कौन सी 2 चीज़ें। पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो ना, वो हमेशा एप्रोप्रिएशन होगा। सिंपल रूल, जनरल रूल क्या है, पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर को कुछ भी मतलब कुछ भी, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है, सब चीज़ें प्रॉफिट बांटना की कैटेगरी में आता है। मैनेजर को सैलरी दे रहे हो, मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वेजेस है, मतलब अरे ये जो चीज़ें जो 11th में करके आए हैं। एक काम बताओ, एक बात बताओ, जो भी चीज़ें मैं काटता हूँ और जो भी चीज़ें मैं बांटता हूँ, इनको अलग अलग मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हम ये बनाते थे ना, जैसे कि क्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बनाते थे, ये बना आपका, किसी को आइडिया भी नहीं, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड, क्या बोला मैंने, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अभी इस पॉइंट पे आऊँगा मैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेल, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उठ के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ सारे खर्चे, यहाँ सारी इनकम, यहाँ आ गया मेरा नेट प्रॉफिट।
अब एक्चुअल में ये जो नेट प्रॉफिट आया कैसे आया है, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, बेसिकली ये और ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रॉफिट्स को काटती हैं। ये वाली परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, यहाँ पे क्या होगी, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग एक्सपेंस, मतलब सारी चीज़ें क्या है, ये प्रॉफिट को काटती हैं, प्रॉफिट को चार्ज करती हैं। तो एक बात आपको समझ आ गई, जो भी चार्ज वाली चीज़ें आएंगी वो कहाँ आती है, पीएनएल अकाउंट में। चार्ज वाली सारी चीज़ें आती है पीएनएल अकाउंट में। अब क्या करते हैं, आपने तो यहाँ तक सीखा, लेकिन स्टोरी इसके बाद शुरू होती है। जिस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ आया, इस तरीके से नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे आएगा। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया। अब ये नेट प्रॉफिट अलग अलग तरीकों से यहाँ पे बटेगा। नेट प्रॉफिट में और कुछ चीज़ें ऐड होंगी, अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें, लेकिन आपको एक डिफरेंशिएशन बताता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया, ये तो आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका होता है पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल को खींच के मैंने एक और अकाउंट बना दिया, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ डाला, ऐसे मैंने नेट प्रॉफिट को यहाँ डाला। नेट प्रॉफिट को खींच के भी मैंने एक और अकाउंट बना दिया है, इसे कहते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप समझ गए होंगे एक चीज़, पहली बात, काटने वाली चीज़ें कौन सी है और बांटने वाली चीज़ें कौन सी। काटने वाली चीज़ें वो होती हैं जो पीएनएल में आती हैं, और आप सबको पता है पीएनएल में क्या चीज़ें आती हैं। और बांटने वाली चीज़ें कहाँ आती हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सिंपल बता दिया, कुछ भी पार्टनर को दो चीज़ें छोड़ के, बताऊंगा दो चीज़ें कौन सी, कुछ भी पार्टनर को दो, वो क्या है, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन वाली सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब एक सिंपल सा, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट अभी बना के आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मैंने बनाया यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है। नॉमिनल नेचर मतलब सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। अरे यहाँ पे भी तो यही करते थे, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। अरे अकाउंट तो वही बन रहा है, इसी को और एक्सटेंड कर दिया, ट्रेडिंग में पीएनएल बन गया, पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन गया। अकाउंट तो एक ही है, इसका भी तो यही रूल होता था, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। इसका भी यही रूल है, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। लेकिन खर्चा किसका, अकाउंट्स हम बना रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये चीज़ भूल गए ना, बहुत दिक्कत आएगी आप, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ उठ के आया, इस तरीके से नेट प्रॉफिट भी यहाँ से यहाँ उठ के आया, सिंपल एज दैट। ये देखो ना, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट राइट में उतर के आ गया, ये वाला नेट प्रॉफिट राइट में उतर के आ गया। तो ये वाला नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे राइट में उतर के आ गया। मैं सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन सिर्फ अभी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पार्टनर को सैलरी दी, बिजनेस के लिए क्या है, मेरे को बिजनेस के लिए, देखो पार्टनर के लिए तो इनकम हो गई और बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, सारे खर्चे डेबिट। टू पार्टनर सैलरी, कोई लिखेगा नहीं, कोई बनाएगा नहीं, मैं सब लिखवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर को कमीशन दी, बिजनेस के लिए खर्चा, टू पार्टनर कमीशन। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, याद है पार्टनर ने एक टाइम पे एहसान किया था बिजनेस के ऊपर, ये देख ये ले 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए अगर बैंक में लगाता ना मुझे एफडी पे रिटर्न मिलती, ये मैंने बिजनेस में लगा, तो बिजनेस कहता है तू मुझे इस पे इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, खर्चा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और एहसान जो कि बिजनेस ने पार्टनर के ऊपर किया था, पार्टनर बिजनेस से 5 लाख रुपए लेके अपने घर चले जाता है, बिजनेस कहता है मैंने तुझ पे एहसान किया, ये 5 लाख रुपए अगर मैं बैंक पे लगाता ना, मतलब एक समझ लो बिजनेस भी एक बंदा है, वो भी कहता ये 5 लाख रुपए लगाता ना मैं बैंक में जाके तो मुझे ये मिलता। पार्टनर कहता अरे रुक जा मेरा ही डालो, मुझ पे मत चिपका, मुझे पता है, ठीक है तुझे इंटरेस्ट चाहिए ना, ये ले इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हुआ, इनकम हुई, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी इनकम क्रेडिट, सिंपल। और मान लो लेट से 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट, 10,000 रुपये ये, 5,000 ये, 5,000 ये, 5,000 ये, कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। और मान लो 1,10,000, ये 10,000 लेस हो गए, 95,000 बच गए, 95,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जैसे कि हम कैपिटल अकाउंट में डालते थे ना, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बंदे की कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे जितने भी पार्टनर्स है A B C, लेट से 2 पार्टनर है, 95,000 है, तो 95,000 का हाफ यहाँ पे डल जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया तो इक्वल रेशियो मानते हैं ना,
क्वेश्चन में भी अगर कुछ नहीं दिया हम क्या मानेंगे, इक्वल रेशियो। क्वेश्चन में दिया है 2:1, 2:1, 3:1, 3:1, 5:1, 5:1, 10:14, 10:14, तो जो रेशियो दी उस रेशियो में बांट देंगे, कुछ नहीं आता तो इक्वल। तो मैंने जस्ट आपको अभी एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम काटना और बांटना अलग रखना चाहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे आपने इस साल कितना कमाया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 95,000 कमाया, मैंने कमाया तो 1 लाख रुपए ना। ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जस्ट एक अपने लिए पता तो होना चाहिए ना। इस साल मैंने कितना, इस साल तो मैंने 1 लाख रुपए कमाया, ये सब तो मैं आपस में ही बांट रहा हूँ ना। हम 3 पार्टनर है, हमने इतना सारा हमने कमाया, तो वो प्रॉफिट अगर मैं आपस में ही बांट रहा हूँ, ये थोड़ी बोलूँगा 95 मैंने कमाया, अरे बेवकूफ़ो, ये चीज़ तो यार तुम आपस में बांट रहे हो। सिंपल है ये तो चीज़। तो 1 लाख रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है जो एक्चुअल में मैंने कमाया। जब भी चीज़ तो देखो अल्टीमेटली होती है कि आप एंट्रीज कर लोगे, चीज़ें सीख लोगे, लेकिन एट लास्ट ये चीज़ें टैली करेगा आपके लिए। आपके पास ये सब P&L एप्रोप्रिएशन आपको कोई बनाने के लिए नहीं करेगा लाइफ में। ये जो छोटे काम होते हैं ये अकाउंटेंट्स करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल पर करना है तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि नेट प्रॉफिट 1 लाख ये मैंने एक्चुअल में कमाया, ये एक्चुअल में नहीं कमाया, और ये किसी बुक में आप ढूंढ लो ऐसी चीज़ें नहीं दी होंगी। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैं पर्सनल एनालिसिस करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो अगर आप किसी कंपनी की भी बात नहीं कर रहे, कंपनी का जब करेंगे तो मैं कंपनी का समझाऊंगा, कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनी में क्या देखते हैं, किसका शेयर खरीदना चाहिए, किसका शेयर बेचना चाहिए, क्या चीज़ें देखते हैं, तो वो चीज़ें कंपनी के केस में आएगा। लेकिन एक पार्टनरशिप को लेट से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, पार्टनरशिप कितना कमाती है, तो कमाने की एबिलिटी मैं इससे नहीं देखूंगा, ये तो पार्टनर का हम 10-10 हज़ार पे सैलरी लेंगे, 20-20 हज़ार पे सैलरी लेंगे। अरे भाई तू मुझे बस ये बता तूने कमाया कितना। सिंपल। मान लो पार्टनरशिप, देखो एक पार्टनरशिप मैनिपुलेशन कैसे करेगी, कहेगी हमने तो 1,000 रुपये कमाया और हमने पार्टनर्स को बोला एक काम करो तुम ना 10 लाख रुपए, तुम 10 लाख रुपए दे दो, और इसको अगर टोटल कर लोगे इनकम कितनी दिखेगी, 10,01,000 रुपये। जीरो का थोड़ा फर्क आ गया, ठीक है। तो पार्टनरशिप इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉफिट ये प्रॉफिट होता है जो कि देखना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे कौन सा सच्चा प्रॉफिट होता है, कौन सा नकली प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट होता है, एक और टर्म बता देता हूँ, आई नो थोड़ा सा हैवी हो गया बट स्टिल एक टर्म आपको बता देता हूँ। इनको ऐड किया, इनको लेस किया, और ये जो 95 आया ना, इस 95 को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, कि हाँ ये एट लास्ट में डिवाइड हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जस्ट सिंपल सा टर्म है, जब क्वेश्चंस करोगे आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें लिखवाना चाहूँगा। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी कौन सी 2 चीज़ें पार्टनर को देते हैं फिर भी वो माना जाता है क्या चीज़, एक चार्ज माना जाता है, एप्रोप्रिएशन नहीं। वैसे पार्टनर को कुछ भी दो, पार्टनर को कुछ भी दो एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर के अलावा किसी और को कुछ भी दो वो चार्ज है। लेकिन पार्टनर को देने वाली 2 ऐसी चीज़ें जिन्हें हम चार्ज मानते हैं वो मैंने नहीं बताई मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अभी मैं सिर्फ ये लिखवाने पे फोकस करना चाहता हूँ। आप ये वाला पॉइंट अभी लिख दो, ये पॉइंट्स अभी आप लिख दो। ये जो मैंने पूरा बनाया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप पूरा बना दो। मैं आपको 2-4 मिनट आपको दे रहा हूँ, ये पार्ट आप लिख लो, ये जो मैंने सर्कल के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। जैसा बनाओ वैसा बना दो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो आई एम वेटिंग कि सब बनाए। चार्ज ब्रैकेट में काटना, ये काटना लिखो, जब तक काटना नहीं लिखोगे ना वो दिमाग में वो चीज़ नहीं जाएगी, नहीं तो रटते ही रह जाओगे सबकी तरह। एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। चार्ज कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में। एवरीथिंग गिवन टू पार्टनर्स एक्सेप्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एप्रोप्रिएशन। ये 2 चीज़ें मैंने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ये जाता है एप्रोप्रिएशन में, और एक और चीज़ जाती है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, इसकी भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एप्रोप्रिएशन वाली सारी चीज़ें जाती हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सिंपल। और ये मैंने यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट बनाया है, P&L एप्रोप्रिएशन, सारे एक्सपेंस यहाँ, जनरल रिजर्व यहाँ, नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया था उठा के लेफ्ट से राइट आया था, ये वो वाला राइट यहाँ, सारी इनकम यहाँ, यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा, यहाँ पे लॉस आएगा, इनमें से कोई एक चीज़ आएगी, सिंपल। और ये वाला पॉइंट एक लिख लो, ये वाला पॉइंट भी मुझे अभी आपको समझाना है।
अभी मैं अगर देखो, एक चीज़ है मैं जल्दी करवा दूँ, एक चीज़ है मैं आराम आराम से करवाऊँ। ये चैप्टर आराम से होगा, फर्स्ट चैप्टर भी आराम से हुआ था, लेकिन इससे आपका बेस बनेगा। सेकंड चैप्टर जल्दी हो जाएगा, थर्ड चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जल्दी जल्दी भागते जाएंगे, क्योंकि इनसे आपका बेस बनेगा। और यहीं पे अगर मैंने जल्दी कर दी ना, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आज की क्लास इतनी रखता हूँ, जिसने नहीं कॉपी किया वो कॉपी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, जैसे भी ठीक लगे, ठीक है। तो इतनी ही क्लास रखते हैं, ओके बाय।